हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रॉपर्टी बाई और सेल से रिलेटेड आप लोग की काफ़ी सारी क्वेरीज आई हुई थी और इस वीडियो में मैं उस क्वेरीज को आज आंसर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली जो क्वेरी आ रही है वो ये है कि एक फ्लैट लोन लेकर बाई किया गया है और उस फ्लैट को 10,000 रुपीज़ पर मंथ के रेंट पे उठा दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इस रेंटल इनकम को आईटीआर में शो करना पड़ेगा। यदि न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर को फाइल करते हैं तो इस लोन पे जो भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसकी कोई बेनिफिट मिल पाएगी। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ इस फ्लैट से ही रेंटल इनकम हो रही है और आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आपकी ये टोटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी से एक फाइनेंशियल ईयर विच मीन्स कि 24-25 में न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख रुपए तक या उसके नीचे आ रही है या ओल्ड टैक्स रेजिम में आप जा रहे हैं तो 2.5 लाख या उसके नीचे है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है। लेकिन दोस्तों इस फ्लैट से रेंटल इनकम तो हो ही रही है, इसके अलावा भी आपको डिफरेंट सोर्सेज से इनकम हो रही है और टोटल मिला के आपकी इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख के ऊपर क्रॉस कर जा रही है और ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख के ऊपर जा रही है। तो इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। आपको रेंटल इनकम 1,20,000 की हो रही है 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 30% इस रेंटल इनकम पे, तो 36,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाती है और आपकी नेट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 84,000 आती है। अब मान लीजिए कि आपने होम लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट आप पे करो 1,50,000 का, तो इस लोन के इंटरेस्ट को एडजस्ट कर दिया जाएगा यदि न्यू टैक्स रेजिम में आप फाइल कर रहे हैं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक ड्रॉबैक है न्यू टैक्स रेजिम का कि आप जितनी आपको रेंटल इनकम हो रही है सिर्फ उतना ही आप इंटरेस्ट को एडजस्ट करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस करने के बाद लॉस कितना हो रहा है 66,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट रेंटल इनकम से ज़्यादा हो चुका है। तो न्यू टैक्स रेजिम में यह है कि इस लॉस को आप किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं करा पाएंगे और ना ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम में फ़ायदा तभी है जब आपकी रेंटल इनकम ज़्यादा हो और आपका इंटरेस्ट ऑन होम लोन कम हो। और सेकेंड क्वेरी ये है कि एक प्लॉट 1992 में बाई किया गया था 25,000 रुपीज़ में और उसको सेल किया गया Feb 2025 में 20,50,000 रुपीज़ में और उस डेट को जो सर्किल रेट था वो 22,50,000 रुपीज़ का था, जिसको कि SDV यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी कहते हैं, जिसपे कि आप स्टेट गवर्नमेंट को प्लॉट सेल करते समय आपको टैक्सेस पे करना होता है। अब यहाँ पे इस केस में कितना कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, तो देखिए कैपिटल गेन टैक्स पे करने के लिए सबसे पहले आपको कैपिटल गेन निकालना पड़ता है और कैपिटल गेन के लिए आपको सेल वैल्यू चाहिए उस प्लॉट की और कॉस्ट चाहिए उसका। तो कॉस्ट के लिए यहाँ पर 1992 में यदि हम चलें तो यहाँ पे 25,000 की कॉस्ट आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट के जो रूल्स थे वो चेंज हो गए कि यदि कोई प्रॉपर्टी अप्रैल 2001 के पहले की एक्वायर की गई है तो उस केस में जो बेस ईयर माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए वो 1 अप्रैल 2001 माना जाएगा। तो 1 अप्रैल 2001 को उस प्लॉट की फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। मान लीजिए कि आप उस प्लॉट को 1 अप्रैल 2001 को सेल करते तो उस केस में आपको कितनी वैल्यू मिलती, और दूसरा यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को। इन दोनों में से जो फिगर कम होगी वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, यानी 50,000 हमारी क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। इसके बाद अब आता है नंबर सेल वैल्यू का। ऐसा रूल ये कहता है कि आपकी जो एक्चुअल सेल वैल्यू और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है दोनों में से जो हायर होगा वो आपकी सेल वैल्यू मानी जाएगी। यहाँ पे यदि आप देखिए तो 20,50,000 और 22,50,000 दोनों में से कौन ज़्यादा है, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यानी कि सर्किल रेट वाली वैल्यू ज़्यादा है। तो क्या हम इस वैल्यू को लेकर के अपना कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल गेन का। दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स में आपको एक सुविधा दी गई है कि जो आपकी एक्चुअल सेल प्राइस है उसका आप 110% अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है। तो आपका जो वैल्यू आएगा उसको आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपैरिजन करना है। आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस एक्चुअल वैल्यू के 110% से एक्सीड कर जाता है तो उस केस में SDV ही आपकी सेल वैल्यू हो जाएगी। नहीं करेगा तो आपका जो एक्चुअल सेल वैल्यू होगा ये 20,50,000 यही माना जाएगा। अब देखिए इस केस में क्या है कि 20,50,000 एक्चुअल सेल वैल्यू हमने कलेक्ट किया, उसका 110% कैलकुलेट किया गया तो ये आ रहा है 22,50,000।
तो यहाँ तक यदि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आती है तो उस केस में दोस्तों आप जो है सेल केवल 20,50,000 कंसीडर करेंगे। ये है सेक्शन 50C का रूल, ठीक है। और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 22,50,000 की, लेकिन हम सेल कितना मानेंगे 20,50,000। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया और सेल वैल्यू आ गई। अब हम कैपिटल गेन निकाल सकते हैं, लेकिन कैपिटल गेन भी दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि आप प्रॉपर्टी को 24 मंथ्स यानी कि 2 साल या उसके पहले आप बेच देते हैं तो वो गेन आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाती है, उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। लेकिन यदि आप उस प्रॉपर्टी को लंबे समय तक होल्ड करते हैं, मतलब 2 साल से ज़्यादा के समय तक आपने होल्ड किया, फिर उसको आपने सेल किया, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना होता है। अब इस केस में देखिए 1992 में प्रॉपर्टी बाई की गई थी और सेल किया जा रहा है फरवरी 2025 में, तो ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्सेस किस तरीके से पे करने हैं, इसमें गवर्नमेंट आपको 2 फैसिलिटी देती है कि आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को विथ इंडेक्सेशन के साथ कैलकुलेट करो और फिर विदाउट इंडेक्सेशन के साथ कैलकुलेट करो। तो बजट 2024 में ये रूल आया था कि यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को यदि आप 23 जुलाई 2024 के पहले सेल करते हैं तो उस केस में आपको विथ इंडेक्सेशन ही अपना कैलकुलेशन करना होता था और 20% के रेट से आपको टैक्सेस का पेमेंट करना होता था। लेकिन यदि आपने 23 जुलाई 2024 के बाद आपने बेचा है उस प्रॉपर्टी को, जैसे इस केस में हो रहा है फरवरी 2025 में बेचा गया है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला तो ये कि आप अपनी कैलकुलेशन इंडेक्सेशन के साथ कैलकुलेट करो और 20% के रेट से आपका उसमें लग जाएगा, और एक कैलकुलेशन होगा विदाउट इंडेक्सेशन जिसमें कि 12.5% के रेट से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे सेल वैल्यू हमारी आ गई थी 20,50,000 की, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,81,500 आ जाएगा, जो कि कैलकुलेट होगा कुछ इस तरीके से। 1 अप्रैल 2001 को जो बेस वैल्यू ली जाती है इंडेक्सेशन करने के लिए वो 100 की ली जाती है, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो इंडेक्स यहाँ रिलीज किया गया वो है 363। तो आप जब 50,000 रुपीज़ पे इसका इंडेक्सेशन करेंगे तो ये अमाउंट आपका निकल के आएगा। तो आपकी जो एक्चुअल लागत होगी वो 1,81,500 की होगी और सेल वैल्यू 20,50,000 का होगा। विदाउट इंडेक्सेशन में आपको कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, तो सिर्फ ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1 अप्रैल 2001 को यही अमाउंट आपको माइनस करना है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो हमने बता दिया कि जो वैल्यू है सेक्शन 50C की वो 22,50,000 की थी और आपको 20,50,000 रुपये सेल कंसिडरेशन रिसीव हुआ था। 110% का जो रूल है सेक्शन 50C का वो अप्लाई हो जाता है, तो उस केस में 20,50,000 ही केवल आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी और इसमें से 50,000 रुपीज़ जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपको माइनस कर देना है। तो ये आपका 20 लाख रुपीज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। यहाँ पे देखिए, एक तो हो गया कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने आपको बताया था 1,81,500 का, तो जो गेन आपका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ इंडेक्सेशन के साथ 18,68,500 आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20,50,000 ये सेल वैल्यू होगी, इसमें से आपको 1,81,500 माइनस कर देना है, तो ये तो आ गया गेन विथ इंडेक्सेशन। और दूसरा गेन विदाउट इंडेक्सेशन, तो आपको सिंपली 20,50,000 में से 50,000 माइनस करना है, तो आपका गेन विदाउट इंडेक्सेशन 20 लाख रुपीस आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक तो कि आपको 20% का रेट कैलकुलेट करना है विथ इंडेक्सेशन वाले पे, तो ये आ गया 3,73,700, और दूसरा जो है 12.5%, तो ये दोस्तों कैलकुलेट करना है गेन विदाउट इंडेक्सेशन, तो ये आ गया 2,50,000, ठीक है। अब इन दोनों में से जो अमाउंट कम है वही आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2,50,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आएगा, जो कि आपको असेसमेंट ईयर 25-26 में पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेरी ये है कि 11 जुलाई 2024 को एक प्लॉट खरीदा गया 5,20,000 का और उस पर कंस्ट्रक्शन वगैरह करा गया, मकान वगैरह बन गया। अब उसको ये 24 अप्रैल 2025 को सेल कर दिया गया 25 लाख रुपीस में। आपने इस प्रॉपर्टी को 25 लाख में बेचा है और आपको अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है। एक तो आपकी प्लॉट की जो कॉस्ट है 5,20,000, उसके बाद जो आपने कंस्ट्रक्शन कराया, उन दोनों ही कॉस्ट को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आप माइनस कर दीजिए। ये प्रॉपर्टी आपने 24 अप्रैल 2025 को सेल किया है,
तो आपका ये ट्रांजेक्शन जो होगा वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कवर्ड होगा। जो बेसिक एजम्पशन लिमिट है वो न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख कर दिया गया। तो 4 लाख के ऊपर यदि जाएगा तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा और ITR भी फाइल करनी होगी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक सेल एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, और एग्रीमेंट के दिन ही बिक्री के पूरे पैसे कलेक्ट कर लिए गए थे। ठीक, बायर ने पूरा पेमेंट कर दिया सेलर को और उसके बाद उसकी रजिस्ट्री हो रही है 25-26 में। तो क्या इस प्रॉपर्टी पे कौन से फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देना होगा? प्रॉपर्टी में सेलर की जो इंटरेस्ट है, उसकी टाइटल है, उसका जो राइट्स है, वो तब तक ट्रांसफर नहीं होता है जब तक कि फाइनल रजिस्ट्री ना हो जाए। आप सिर्फ एग्रीमेंट करके ये नहीं कह सकते हैं कि हमने प्रॉपर्टी को बेच दिया है। यहाँ पे जो फाइनल रजिस्ट्री हो रही है उस प्रॉपर्टी की, वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हो रही है और एग्रीमेंट 24-25 में हुआ। तो इस केस में आपको जो कैपिटल गेन टैक्स देना होगा वो 25-26 में देना होगा, ना कि 24-25 में। लास्ट वाली जो क्वेरी है ये सेक्शन 56(2)(10) को लेकर के, जिसमें कि एक बायर को भी टैक्स का पेमेंट करना होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बायर को कैसे इनकम टैक्स पे करना होगा? जो सेलर है जिसने बेचा है उसको गेन हो रहा है तो वो पे करेगा ना, बायर को तो पे नहीं करना है। देखिए सेक्शन 56(2)(10) को यदि आप डिटेल में स्टडी करेंगे, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे समझाया था कि एक्चुअल वैल्यू 60 लाख की थी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 75 लाख की थी। तो जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से आपकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, तो उस केस में एक बायर को क्या करना होता है? सेक्शन 56(2)(10) में टैक्स का पेमेंट करना होता है। यहाँ पे इस रूल को आप पढ़ेंगे तो देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन विच इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए, डिफरेंस यदि आपकी 50,000 रुपीज के ऊपर जाएगी तो उस केस में सेक्शन 56(2)(10) एक बायर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा और उसको टैक्स का पेमेंट करना होगा। आशा करता हूं कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।